तो हेलो मेरे प्यारे छात्र छात्राओं, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल अभिजीत ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर से मस्ट वेलकम है। तो चलिए मैं आज साइंस का आप लोगों को बताऊंगा सबसे पहले सिलेबस, उसके बाद एक एक करके सारे क्लास को बताऊंगा, चाहे वीडियो के माध्यम से हो या फिर लाइव के माध्यम से हो। ठीक है, आइए सबसे पहले आज हम लोग साइंस, ठीक है, साइंस सिलेबस पढ़ेंगे। ठीक है ना, सिलेबस पढ़ेंगे। साइंस का क्या पढ़ेंगे आज? सिलेबस। ठीक है, वो भी जानते हैं किस क्लास के लिए? क्लास 10th के लिए। 10th वालों के लिए मैंने वो जो है मैथ का मैंने पहले सिलेबस दिया था। ठीक है, सिलेबस देने के बाद में मैंने एक एक करके क्लास दिया था। ठीक है, तो आइए मैं ये 10th क्लास के लिए पहले सिलेबस दूंगा ना। जानते हैं क्या? सबसे पहले सिलेबस हथियार है। ठीक है, जिससे ये पता चलता है कि हमें क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, और कौन सा सब्जेक्ट कब पढ़ना है, कौन सा टॉपिक कब पढ़ना है। ठीक है, चलिए जैसे मैं बात करता हूँ कि ये जो है 10वां क्लास के लिए सिलेबस होने वाला है। ठीक है, वो भी साइंस के लिए। ठीक है ना, तो सभी बच्चे बिल्कुल भी ध्यान देंगे कि साइंस में, साइंस को सबसे पहले हम लोग अच्छी तरीके से पढ़ने के लिए 3 भागों में बांटकर तब पढ़ते हैं। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम लोग देखेंगे फिजिक्स के बारे में, उसके बाद केमिस्ट्री के बारे में, उसके बाद बायो के बारे में। ठीक है ना, तो सबसे पहले हम लोग फिजिक्स के बारे में देखेंगे, केमिस्ट्री के बारे में देखेंगे, उसके बाद क्या देखेंगे? बायो के बारे में देखेंगे। ठीक है ना, तो सबसे पहले हम फिजिक्स को ही पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद केमिस्ट्री को पढ़ेंगे, फिर बायो को पढ़ेंगे। ठीक है, इसको हम जो है ना भारतीय भवन के हिसाब से अगर देखा जाए, एनसीईआरटी के हिसाब से अगर देखा जाए, एनसीईआरटी, ठीक है, तो इसके हिसाब से अगर देखा जाए तो तीनों का तीनों विषय आपको एक ही बुक में मिल जाएंगे। ठीक है, अगर भारतीय भवन के हिसाब से देखा जाए तो तीनों का तीनों आपको पार्ट्स अलग अलग मिलेंगे बुक के हिसाब से। ठीक है, अलग अलग तीनों का बुक मिल जाएगा आपको। ठीक ना, और चलिए इसको जो है हम लोग 2 भाग में बांट करके परीक्षा भी देते हैं। जानते हैं कैसे? आइए, 20 नंबर का होता है सबसे पहले आप लोग का प्रैक्टिकल। ठीक है ना, क्या होता है बाबू? प्रैक्टिकल होता है आपको 20 नंबर का, और एग्जाम देना होता है, एग्जाम देना होता है आपको, एग्जाम के लिए आपको देना होता है कितना का? 80 नंबर का। ठीक है, 20 नंबर का प्रैक्टिकल होगा और 80 नंबर का क्या होगा जी? आपको एग्जाम होगा। ठीक है, और चलिए एग्जाम को 3 वर्गों में हम लोग वर्गीकृत करते हैं। कैसे? देखिए कैसे, एग्जाम को हम लोग 3 भाग में फिर बांटते हैं। कैसे? फिजिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो। ठीक है ना, बायो। इस एग्जाम को हम लोग 3 भाग में क्या करते हैं? वर्गीकृत करते हैं। किसके? पूरा का पूरा साइंस के एग्जाम को। ठीक है ना, देखिए कैसे। सबसे पहले एग्जाम जो 80 नंबर का होता है उसमें से फिजिक्स से केवल और केवल आपको 27 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। 27 नंबर का क्वेश्चन भी पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में। ठीक है, ऑब्जेक्टिव में। और यह जो है सवाल आपके लिए क्या होने वाला है? 27 नंबर, 27 नंबर कैसे? 27 नंबर आपको पूरा एग्जाम में 27 नंबर के ही सवाल पूछे जाते हैं, चाहे ऑब्जेक्टिव हो चाहे सब्जेक्टिव हो। ठीक है, उसके बाद आइए 26 नंबर का जो होता है केमिस्ट्री से सवाल पूछे जाते हैं, चाहे ऑब्जेक्टिव हो चाहे सब्जेक्टिव हो। ठीक है, उसके बाद फिर 27 नंबर का सवाल आपको बायो से भी पूछा जाता है। ठीक है, अब देखिए अगला पॉइंट हम लोग का होने वाला है एग्जाम पैटर्न। एग्जाम पैटर्न, ठीक है ना, एग्जाम पैटर्न देख सकते हैं आप लोग कि एग्जाम पैटर्न किस प्रकार से पूछने वाला है। एग्जाम पैटर्न आपका है क्या? ठीक है, चलिए आप लोग सबसे पहले, अच्छा चलिए इसे हम हटा दें। ठीक है, इतना तो आप सारा सभी चीज समझ चुके होंगे आप सभी लोग। ठीक है ना, आइए अब हम चलते हैं, एक बार हम लोग हेडिंग बनाते हैं। जानते हैं क्या? एग्जाम पैटर्न, एग्जाम पैटर्न। ठीक है, तो एग्जाम पैटर्न क्या है आपका? जो बहुत सालों से एग्जाम में सवाल पूछे जाते आ रहे हैं आज तक, एग्जाम पैटर्न ये है कि 80 नंबर का जो सवाल पूछता है, 80 नंबर का आपको एग्जाम देना होता है। ये जो है आप लोग को पैटर्न होता है एक ऑब्जेक्टिव और एक पैटर्न होता है सब्जेक्टिव का। ठीक है, सबसे पहला क्या होता है जी? ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव होता है, ऑब्जेक्टिव। और दूसरा क्या होता है जी? सब्जेक्टिव होता है। ठीक है ना,
दूसरा क्या होता है, सब्जेक्टिव होता है। क्लियर। तो ऑब्जेक्टिव जो है आपको 40 नंबर के पूछे जाते हैं और सब्जेक्टिव भी 40 नंबर के ही पूछे जाते हैं। ठीक है। अब आइए, आप लोग कहेंगे कि ऑब्जेक्टिव भी 40 नंबर, सब्जेक्टिव भी 40 नंबर, आखिर सवाल होते कैसे हैं? तो इसमें जो है आप लोग को गोला बना करके, ऐसे जो है ना गोला बना करके दिया रहता है और इसे आप लोगों को इस प्रकार से क्या करना रहता है प्यारे बच्चों, क्या करना रहता है प्यारे बच्चों? तो मेरे बच्चों इसको जो है ना इस प्रकार से भरना होता है और इसका जो है ना इसका लिखित उत्तर देना होता है। कैसे बच्चों? लिखित उत्तर देना होता है। ठीक है, इसका जो है लिखित उत्तर देना पड़ता है। ठीक है ना। चलिए, तो आप लोग अब कहेंगे कि आखिर ऑब्जेक्टिव जो है कितना नंबर का पूछा जाता है बच्चों? ऑब्जेक्टिव जो है कितना नंबर का पूछा जाता है? आइए यहाँ पे फिजिक्स के बारे में बताते हैं, केमिस्ट्री के बारे में बताते हैं और बायो के बारे में बताते हैं ना कि ऑब्जेक्टिव कितना नंबर का पूछा जाता है। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों आप लोगों को जो है इसमें ऑब्जेक्टिव, देखिए 40 नंबर का सवाल आप लोगों को बनाना होता है और 40 क्वेश्चन बनाने होते हैं। आ रहा समझ में? लेकिन यहाँ जो है एग्जाम में आप लोगों को क्वेश्चन पूछा जाता है, सवाल पूछा जाता है, इसमें से फिजिक्स यानी कि 27 नंबर, केमिस्ट्री 26 नंबर और फिर ये बायो भी 27 नंबर का ही पूछा जाता है। कुल मिलाकर के 80 सवाल हो रहे हैं, लेकिन 40 आप लोगों को बनाना होता है। ठीक है। एक खास बात है मेरे दोस्तों, एक चीज खास है, जानते हैं क्या? अगर आप लोग बायो नहीं पढ़े हैं, ठीक है, मान लीजिए कि आपका बायो वीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ऑब्जेक्टिव बनाने में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसमें से आप 20 बना सकते हैं और इसमें से 20 बना सकते हैं, 6 इसमें से छोड़ देंगे, 7 इसमें से छोड़ देंगे। ठीक है, लेकिन 20 और 20 देखिए 40 बन गया ना आपका, 40 ही तो सवाल बनाना था प्यारे बच्चों। ठीक है ना। अब आइए, अब आप समझ रहे होंगे कि कहीं हम फिजिक्स ना पढ़े हो अच्छा तरीका से, तब क्या होगा? कोई दिक्कत नहीं है, आप यहाँ से 20 नंबर का बना सकते हैं, 20 नंबर का यहाँ से 40 नंबर का सवाल आपका बन जाएगा। इसको बिल्कुल भी छोड़ सकते हैं ऑब्जेक्टिव में। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोग ऑब्जेक्टिव में कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से अब हुआ, बाद में आप लोग को बनाना पड़ेगा, बाद में सब्जेक्टिव बनाना पड़ेगा, है ना। तो सब्जेक्टिव जो है एक इसमें पैटर्न होता है लघु उत्तरीय प्रश्न का। ठीक है, और इसमें जो है होता है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का। ठीक है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न बनाना होता है ना। चलिए, तो इसमें लघु उत्तरीय में जो है आप लोगों को सबसे पहला हो जाएगा फिजिक्स होता है। ठीक है, और उसके बाद होता है केमिस्ट्री और उसके बाद होता है बायो। तीनों से सवाल पूछा जाता है प्यारे बच्चों ऑब्जेक्टिव में, सॉरी यार लघु उत्तरीय में। ठीक है, लघु उत्तरीय में, दीर्घ उत्तरीय में भी फिर तीनों से पूछा जाता है। पहला हो जाएगा फिजिक्स, दूसरा हो जाएगा प्यारे बच्चों केमिस्ट्री और तीसरा हो जाएगा क्या? बायो, है ना। तीनों से सवाल इसमें भी पूछे जाते हैं, लघु उत्तरीय में भी, दीर्घ उत्तरीय में भी तीनों से सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, इसमें जो है आप लोगों को सवाल कितना दिया रहता है? 8 सवाल दिया रहता है, 4 बनाना होता है। ठीक है, सवाल कितना होता है? 8, और कितना बनाना होता है? तो 4 सवाल बनाना होता है ना। आइए, इसमें जो है केमिस्ट्री में भी जो है 8 में से 4 बनाना होता है, आपको बायो में से भी 8 में से 4 बनाना होता है। ठीक है, 8 सवाल होता है, 4 बनाना होता है ना। आइए, उसके बाद आप लोग देख सकते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न में ये पैटर्न है आपका, 8 सवाल होता है, 4 बनाना होता है, 8 सवाल होता है, 4 बनाना होता है, 8 सवाल होता है, 4। नंबर कितने मिलते हैं इसमें? नंबर कितने दिए जाते हैं प्यारे बच्चों? नंबर जो है इसमें यहाँ पर अगर कह दिया जाए तो इसमें जो है आपको 2 नंबर के सवाल होते हैं, 1 सवाल। ठीक है, यानी कि कुल मिला करके 4 सवाल बनाइएगा तो 8 नंबर का हो जाएगा आपको सवाल। ठीक है, 8 नंबर का हो जाएगा, नंबर 8 मिलेगा आपको। तो ये जो है एक सवाल 2-2 नंबर का होता है, 4-4 सवाल, 8 में से 4, 8 में से 4, 8 से 4, ऐसे सवाल बनाने होते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में आपको 2 में से 1, इसमें से 2 सवाल पूछा जाता है, 1 बनाना होता है। इसमें से भी 2 सवाल पूछा जाता है, 1 बनाना होता है। 2 सवाल पूछा जाता है, 1 बनाना होता है ना। आइए, उसके बाद आप लोग यहाँ पे ये चीज समझ सकते हैं, देखिए यहाँ पे
मान लीजिए कि यहाँ पे 27 नंबर का पूछा जाता है, 26 नंबर का पूछा जाता है, 27 नंबर का पूछा जाता है ना। यहाँ पे जो है ना दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में एक जो है ना फिजिक्स में आपको 6 नंबर का सवाल पूछा जाता है, ठीक है। एक फिजिक्स ऐसा पॉइंट है कि उसमें 6 नंबर का एक सवाल पूछा जाता है, बाकी सब में ये सवाल जो है ना 5-5 नंबर के होते हैं, ठीक है, 5-5 नंबर के होते हैं। और फिजिक्स जो है एक सवाल फिजिक्स से होता है दीर्घ उत्तरीय में जो कि 6 नंबर का होता है। क्लियर है। आइए अगला पॉइंट है कि इसमें आखिर चैप्टर्स हैं तो है कितने, ठीक है। ये सारी चीजें समझ में आ गए होंगे मेरे प्यारे बच्चों को, मुझे पूर्ण विश्वास है ना। आइए अब जो है आप लोगों को ये मन में सवाल उठ रहा होगा कि आखिर कौन कौन से चैप्टर्स हैं हमारे ये 10th में, ठीक है। आइए साइंस के सारे चैप्टर्स के बारे में मैं बता देता हूँ, ठीक है। चलिए ये सभी चीजें आप लोग नोट करके कहीं बुक में ये कॉपी में रख लेंगे, ठीक है। बुक से इसे देखने की आवश्यकता नहीं होगी, है ना। अगला पॉइंट है कि आप लोग दो तरह से बुक को पढ़ा करते हैं, ठीक है। एक जो होता है एनसीईआरटी होता है, एनसीईआरटी, ठीक है, जो बिहार बोर्ड के लिए होता है, ठीक है। और दूसरा नंबर होता है क्या, भारतीय भवन, है ना, भारतीय भवन का होता है। ऐसे तो एनसीईआरटी में थोड़ा सा टफ होता है। मान लीजिए कि पहले 10% लेवल का सवाल बताता है, उसके बाद डायरेक्ट 80% लेवल का सवाल बताना शुरू कर देता है या फिर सवाल दिया रहता है ना। और यहाँ जो है ना भारतीय भवन में 10% लेवल का सवाल बताने के बाद 30% लेवल का बताता है, 40% लेवल का बताता है, 50% लेवल का बताता है। उसके बाद धीरे 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 आपको आगे की तरफ अग्रेसित करता है। आ रहा समझ में। आइए तो अगर भारतीय भवन के हिसाब से देखा जाए प्यारे बच्चों, तो चैप्टर को जो है ना थोड़ा अधिक विभाजित किया होता है। जैसे मान लीजिए फिजिक्स का देखा जाए, है ना, फिजिक्स का चैप्टर अगर देखा जाए फिजिक्स के लिए, तो पहला चैप्टर आप लोगों का हो जाता है प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन, ठीक है। अब आप लोग कहेंगे कि अपवर्तन कहाँ गया भैया, तो मेरे भैया यहाँ पे जो है ना प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन एनसीईआरटी में दोनों एक ही में मिलता है ना। लेकिन भारतीय भवन में जो है आपको केवल प्रकाश का परावर्तन एक चैप्टर में मिल जाएंगे, ठीक है। दूसरा इसमें चैप्टर होगा प्रकाश का अपवर्तन, क्लियर है। तीसरा नंबर अगर चैप्टर की बात की जाए तो मानव नेत्र रंग बिरंगा संसार, क्या है जी, मानव नेत्र रंग बिरंगा संसार, है ना, रंग बिरंगा संसार, मानव नेत्र रंग बिरंगा संसार। इसके बारे में जो है ना ये इस चैप्टर में आपको नेत्र के बारे में विशेषकर पढ़ना है, ठीक है। आइए चौथा नंबर इसमें चैप्टर है क्या, चौथा नंबर में है विद्युत धारा, ठीक है, जिसको इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। इलेक्ट्रिक करंटों के बारे में इसमें पढ़ना है, इलेक्ट्रिक करंट के बारे में, ठीक है। तारों के बारे में, विद्युतीय जितना भी बल्ब है, पंखा है, रेडियो है, ट्रांसफार्मर है, मोटर है, इन्वर्टर है, सबके बारे में पढ़ना है ना। आइए पांचवा नंबर में जो है, पांचवा नंबर में क्या है चैप्टर, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, है ना, इफेक्ट, है ना। चलिए तो विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव भी इसी में पढ़ना है। उसके बाद छठा नंबर चैप्टर है क्या, छठा नंबर में होता है आपको ऊर्जा के स्रोत, ऊर्जा द सोर्स ऑफ एनर्जी, है ना, ऊर्जा के स्रोत, ठीक है ना, ऐसे। उसके बाद अगर बात किया जाए प्यारे बच्चों, उसके बाद अगर बात किया जाए कि रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण किस बुक में आता है, तो प्यारे बच्चों ये जो है ना केमिस्ट्री में होता है, ठीक है। चलिए उसके बाद बात किया जाता है केमिस्ट्री के बारे में, फर्स्ट चैप्टर के बारे में, है ना। तो इसमें पहला चैप्टर होता है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, है ना। पहला चैप्टर क्या है, चलिए यहां से लेते हैं, रासायनिक अभिक्रिया, क्या होता है जी, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण,
समीकरण, है ना। रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण होता है ना। चलिए आगे देखें। उसके बाद बात किया जाए दूसरा चैप्टर के बारे में, तो दूसरा चैप्टर है आपको अम्ल भस्म एवं लवण। क्या है जी? अम्ल भस्म एवं लवण, लवण है, ठीक है ना। तीसरा नंबर चैप्टर क्या है केमिस्ट्री का? धातु और अधातु। मजा आता है पढ़ने में इसे, है ना, मजेदार चैप्टर है, धातु और अधातु। धातु और क्या होता है जी? अधातु होता है, ठीक है ना। चलिए धातु और अधातु। चौथा नंबर चैप्टर क्या होने वाला है? चौथा नंबर चैप्टर इसमें होता है कार्बन एवं उसके यौगिक। कार्बन के बारे में विशेषकर इसमें पढ़ना होता है। जो क्या है, कार्बन का अपर रूप हीरा के बारे में पढ़ना है, ग्रेफाइट के बारे में पढ़ना है विशेषकर, है ना। तो कार्बन और उसके या इनके यौगिक, कार्बन या इसके यौगिक, उसके यौगिक, है ना। चलिए उसके बाद इनके अगर लिखे ना सबसे बेहतर होगा, कार्बन और इनके यौगिक, अच्छा से हो जाएगा, सरल भाषा भी हो जाएगा। आइए, कार्बन और इनके यौगिक। पांचवा नंबर में अगर देखना चाहें तो तत्वों का आवर्त वर्गीकरण होता है ना। तत्वों का आवर्त वर्गीकरण, तत्वों का आवर्त वर्गीकरण होता है ना। आइए छठा नंबर में अगर बात किया जाए तो छठा नंबर में एक होता है पर्यावरण। पर्यावरण होता है ना, पर्यावरण होता है, ठीक है जी, पर्यावरण होता है। चलिए उसके बाद अगर हम लोग बात करें बायो के चैप्टर्स के बारे में, तो बायो का चैप्टर्स जो है बहुत ही आसान होता है। और बायो जो है दमदार एक विषय है जिसको पढ़ने में बच्चों को अक्सर बहुत ही इंटरेस्ट आता है। जानते हैं क्यों? क्योंकि उसके विषय में जो है बात किया जाता है जो हमारे शरीर में अभी उपस्थित सारे तंत्र है, ठीक है। इसमें जो है ना बायो में हमारे पूरे शरीर के, संपूर्ण शरीर के बारे में बात किया जाता है और पढ़ाई किया जाता है ना। इसलिए मजा आता है बच्चों को ऐसे इस बायो को पढ़ने में, है ना। आइए अगला जो है आपको बायो का हो जाएगा, ठीक है। बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर क्या हो जाएगा? तो इसमें होता है जैव प्रक्रम, है ना। जैव प्रक्रम में जो है आपको श्वसन, परिवहन, उत्सर्जन वगैरह पढ़ना होता है जो कि एनसीईआरटी में मिल जाएंगे। भारतीय भवन के हिसाब से देखा जाए तो आपको यहाँ पे दूसरा चैप्टर क्या मिल जाएंगे? श्वसन मिल जाएंगे, श्वसन मिल जाएंगे, ठीक है, श्वसन मिल जाएंगे, ठीक है। उसके बाद तीसरा चैप्टर क्या? परिवहन भी, परिवहन, ठीक है ना। परिवहन को अलग बांट करके अलग एक चैप्टर बना करके रखा है भारतीय भवन में, है ना। उसके बाद यहां देख लीजिए चौथा नंबर चैप्टर के बारे में अगर बात किया जाए, उत्सर्जन हो जाएगा, उत्सर्जन, है ना। उत्सर्जन जैसे पसीना निकलना, आंसू निकलना, जैसे मूत्र बाहर निकाला जाता है उसको उत्सर्जन कहा जाता है ना। आइए पांचवा नंबर पॉइंट क्या होने वाला है इसमें? नियंत्रण एवं समन्वय, नियंत्रण एवं समन्वय हो जाएगा। समन्वयन होता है लेकिन समन्वय इसका शुद्ध लेख हो जाएगा, है ना। आइए छठा में क्या है? छठा में क्या होने वाला है जी? छठा में होने वाला है जनन। जनन का अर्थ होता है ना कि जन्म देना, है ना। जनन का अर्थ ही होता है जन्म देना, और जन्म देने को ही जनन कहा जाता है। एक अपने जैसे, मान लीजिए अपने जैसी संतति को पैदा करने की प्रक्रिया को जनन कहा जाता है ना। तो चलिए जनन बहुत ही मस्त चैप्टर है ये भी, जनन पढ़ना है हमें, ठीक है। उसके बाद सातवां नंबर की बात की जाए तो सातवां नंबर में है आनुवांशिकी, आनुवंशिकी। ऐसे थोड़ा बड़ा इधर उधर हो जाएगा गलती, थोड़ा हर्षिकार दीर्घिकार, तो उसको आप लोग मैनेज कर लेना, है ना। आइए आठवां नंबर में क्या है? आठवां नंबर में आप देख पा रहे होंगे हमारा पर्यावरण, है ना। आप लोग बोलेंगे कि हमारा पर्यावरण आठवां नंबर में है, इसमें किसमें जी? तो बायो में, है ना। और फिर पर्यावरण आपको पढ़ना है केमिस्ट्री में, दोनों में पर्यावरण के बारे में पढ़ना है। यहाँ पे केमिकली पर्यावरण के बारे में पढ़ना है, लेकिन बायो में आपको बायोलॉजिकल पर्यावरण के बारे में पढ़ना है। दो तरह के पर्यावरण होते हैं, ठीक है ना।
आइए 2 तरह के पर्यावरणों के बारे में इसमें हमें पढ़ना है प्यारे बच्चों, ठीक है। तो इतना सारा मैंने साइंस का अभी समझा दिया आप सभी को, जो कि सिलेबस के रूप में मैंने दे दिया है, ठीक है। अब अगला क्लास में हम लोग करेंगे ये चीज, जब मैथ का लाइव क्लास जब खत्म हो जाएगा, या फिर वीडियो के माध्यम से दिया जाए या फिर लाइव के माध्यम से दिया जाए, हम लोग सबसे पहले क्या पढ़ें, फिजिक्स पढ़ें या फिर केमिस्ट्री पढ़ें या फिर बायो पढ़ें, कौन सा सब्जेक्ट प्यारे बच्चों आप लोग पहले पढ़ना चाहते हैं और पहले खत्म करना चाहते हैं, आप लोग कमेंट बॉक्स में नीचे जरूर लिख दीजिएगा। जिस सब्जेक्ट का सबसे ज्यादा वोटिंग मिलेगा उसी सब्जेक्ट को हम सबसे पहले शुरू करेंगे। और आइए मिलते हैं, एक एक को फोड़ते हुए हम मिलेंगे फिर साइंस के चैप्टर को। तो फिर मिलते हैं आज शाम 7 बजे लाइव क्लास के साथ। तब तक के लिए सभी बच्चों को मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। और चलिए मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद।